माननीय सदस्यों, सभा की सहमति हो तो गृह मंत्री जी के भाषण की समाप्ति तक सभा की कार्रवाई बढ़ा दी जाए। मान्यवर 3 करोड़ युवा और 2 करोड़ महिलाओं को नशा मुक्त अभियान में अलग अलग विभागों के समाज कल्याण विभाग, महिला और बाल कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय सब ने इकट्ठा होकर साथ में जुड़ा है और लगभग 9.5 करोड़ लोग तक नशा मुक्त भारत अभियान की शपथ और टोल फ्री नंबर पर मिस कॉल करने की पहुंच बढ़ी है। मान्यवर, ये हमारे प्रयासों को दर्शाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि भले आपको विश्वास हो, देश की जनता को विश्वास है। मान्यवर, इस देश की आंतरिक सलामती की दृष्टि से 3 बड़े हॉटस्पॉट माने जाते थे। एक कश्मीर, एक वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र और तीसरा नॉर्थ ईस्ट। और सालों तक कांग्रेस की सरकार रही, ये चलता रहा। आज मैं स्पष्ट रूप से सदन में कहना चाहता हूं कि कश्मीर की समस्या वोट बैंक की राजनीति और समस्या से आंख मूंदना था। कश्मीर की समस्या सरकारों का ढूलमूल रवैया था। कश्मीर के अंदर 2014 से हमारी नीतियों में परिवर्तन आया। मैं फिर से एक बार कहना आऊंगा, मान्यवर, मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, 14 से 19 तक राजनाथ सिंह जी ने और उसके बाद मैं गृह मंत्री बना हूं, मोदी जी के नेतृत्व में सातत्यपूर्ण तरीके से कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए हमने काम किया। 40,000 लोग मारे गए कश्मीर में। मान्यवर, मेरा एक निवेदन है। मैं मानता हूं कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री मेरे निवेदन का विरोध नहीं करेंगे। अधीर जी को टाइम नहीं दिया है कांग्रेस पार्टी ने, हमारे टाइम में से आधा घंटा दे दो तो ये बीच में ना बोलेंगे, ये बीच में खड़े हो जाते हैं। हमारे टाइम में से आधा घंटा दे दीजिए साहब, वो बोलने दीजिए उनको। ये बीच में इसलिए खड़े होते हैं, इनकी पार्टी ने उनको टाइम ही नहीं दिया इसे। मान्यवर, नहीं, कश्मीर तो सारी संसदीय समितियां गई है ना, कश्मीर देखा है ना सबने, माननीय गृह मंत्री जी। राजीव बाबू 10 मिनट दे देंगे, हमारा 10 मिनट दे देंगे, बैठो अभी। चलिए बेटे, आप क्यों खड़े हो, बेटे? हाँ, मान्यवर, कश्मीर के अंदर परिवर्तन लाने वाला युगांतकारी निर्णय इस देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जवाहरलाल नेहरू सरकार की एक भूल थी। धारा 370 5 अगस्त 2019 और 6 अगस्त को इस महान सदन ने धारा 370 को समाप्त किया। इसके साथ ही कश्मीर के अंदर से 2 झंडे चले गए, 2 संविधान खत्म हो गए और संपूर्ण रूप से कश्मीर का भारत के साथ जुड़ाव करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मान्यवर, इन्होंने, मैं अभी भी एक इनके ही प्रेरित एनजीओ की एक मीटिंग अभी हुई, रिपोर्ट मैंने देखी। क्या रिपोर्ट कहती है? हुर्रियत से चर्चा करो, जमीयत से चर्चा करो, पाकिस्तान से चर्चा करो। हम ना हुर्रियत से चर्चा करेंगे, ना जमीयत से करेंगे, ना पाकिस्तान से चर्चा करेंगे। अगर मान्यवर, अगर हम चर्चा करेंगे तो घाटी के युवाओं से चर्चा करेंगे, वो हमारे अपने हैं, हम उनके साथ चर्चा करेंगे। मान्यवर, हुर्रियत पर हमने पाबंदी कर दी, जमायते इस्लामी पर कश्मीर में पाबंदी कर दी, आतंकवादियों के समर्थन को चुन चुन कर नौकरियों से हटाया। अब किसी भी
आतंकवादी की मृत्यु का जनाजा नहीं निकलता है, क्योंकि जो जहां मारा जाता है वही दफन किया जाता है। मान्यवर लखनपुर टोल टैक्स जो हम जैसे कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को सूल की तरह हृदय में चुभता था, वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जहां अरेस्ट किया था, वो लखनपुर टोल टैक्स को समाप्त कर दिया। मान्यवर, राज्य की अर्थव्यवस्था को एकीकृत किया, 2 दरबार की परंपरा समाप्त कर दी गई और 200 करोड़ रुपए को बचाने का काम इन नरेंद्र मोदी सरकार ने। मान्यवर, वहां दलितों को रिजर्वेशन नहीं था, आदिवासियों को नहीं था, पिछड़े को नहीं था, ये सारा रिजर्वेशन देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार। मान्यवर, वहां पर महिला आयोग नहीं था, बाल आयोग नहीं था, वहां पर दलित आयोग भी नहीं था, ये सारे आयोग बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। वहां सफाई कर्मचारी मान्यवर 7-7 पीढ़ी से मुगलों को जमाने से रहते थे, मगर उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। पाकिस्तान से शरण में आए हुए, पाक अधिकृत कश्मीर से आए हुए हिंदू, उनको डोमिसाइल, पश्चिम पाकिस्तान से आए हुए लोग डोमिसाइल नहीं मिलता था, ये सबको डोमिसाइल देने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मान्यवर, ये कर रहे हैं कि हम डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज में मानते हैं। कश्मीर पर शासन किसने किया? किसने किया? 3 परिवारों ने किया, महबूबा मुफ्ती, फारूक साहब और गांधी परिवार। ये 3 परिवारों ने कुल शासन किया, वहां का पंचायत चुनाव नहीं करा है। नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर-दिसंबर 2018 में, राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, 9 चरणों में पंचायती चुनाव को समाप्त। 4483 सरपंच निर्वाचित हुए और 35,000 पंच चुने गए। आज 40,000 लोग डेमोक्रेसी की सांस भर रहे हैं, जमहूरियत का फायदा उठा रहे हैं। स्टोन पेंटिंग का मैं आप सबको कहता हूं, पथराव की घटना टीवी पर दिखाई पड़ती है भैया? कहीं नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि पथराव बंद हो चुका है। माननीय अध्यक्ष जी, जम्मू कश्मीर पुलिस, प्लीज, मान्यवर, जम्मू कश्मीर पुलिस 90 के दशक के पहली बार आज एक्टिव होकर आतंकवाद का सामना कर रही है। जम्मू में नई हाई सिक्योरिटी जेल बनाई, मंदिरों को प्रोटेक्शन दिया है, हिंदू संपत्ति वापस देने का कानून लाए हैं, टूरिज्म का विकास हुआ है। और सुन लीजिए, अधीर रंजन जी अविश्वास लेकर आ गए हैं। 2022 में 1 करोड़ 80 लाख टूरिस्ट जम्मू कश्मीर गए हैं एक साल। 1 करोड़ 80 लाख। मान्यवर, अरे बैठ जाओ यार, बैठ जाओ। मान्यवर, 33 साल के बाद थिएटर चालू हुआ है, नरेंद्र मोदी के शासन में चालू हुआ। 33 साल के बाद नाइट शो चालू हुआ है, नरेंद्र मोदी के शासन में चालू हुआ है। 33 साल के बाद शिकाराओं की स्पर्धा चालू हो गई, बंद कर दी थी, चालू हुई है नरेंद्र मोदी। 33 साल से, दानिश अली सुन ले, 33 साल से मोहर्रम बंद था, पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार में मोहर्रम चालू हुआ। मान्यवर, हम होम स्टे नीति लेकर आए, टूरिज्म बढ़ाने के लिए फिल्म निर्माण की नीति लेकर आए, हाउस बोट की नीति लेकर आए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आए, और आज रोजगारी बढ़ रही है। 20,000 लोगों को नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। मूलभूत ढांचे का विकास हो रहा है। 5,000 मेगावाट, 3,000 मेगावाट, 624 मेगावाट और 540 मेगावाट की जल विद्युत की योजनाएं वहां शुरू कर दी गई है। इसके साथ 850 मेगावाट और 1000 मेगावाट इसकी भी 2 जल विद्युत योजनाएं शुरू हुई है। सिंचाई योजना, शाहपुर कंडी बांध योजना, जो 50 साल पहले शुरू हुई थी, मोदी जी के शासन में चालू हुई थी, मोदी जी के शासन में पूरी होगी। 62 करोड़ की मुख्य रवि नहर 90% काम पूरा कर दिया गया है। और झेलम तवी बाढ़ वसूली परियोजना संगठन द्वारा $250 मिलियन विश्व बैंक से लाकर
गरीबों को पुनर्वसन का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार। श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रगति पर है, उधमपुर बारामूला रेल लिंक प्रगति पर है, और सुरक्षा का मैं आंकड़ा बताना चाहता हूं। मान्यवर, मैं इसलिए तुलनात्मक रखता हूं कि अविश्वास का जो प्रस्ताव है इससे देश की जनता में भ्रांति न खड़ी हो। मान्यवर, ये बहुत जरूरी है। मान्यवर, इसीलिए मैं 9 साल के 2 टुकड़े लेकर आया हूं। कौन से 9 साल के टुकड़े हैं? एक परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के आधार पर चुनी गई यूपीए की सरकार के 9 साल है, और एक देशभक्ति और समर्पण के आधार पर चुनी गई नरेंद्र मोदी सरकार। 9 साल की दोनों के तुलनात्मक में आतंकवाद की कुल घटनाओं में मान्यवर 68% की कटौती हो चुकी है। मान्यवर, कुल मौतें सिक्योरिटी और नागरिक की दोनों मिलाकर 72% की कमी हुई है, और नागरिकों की मौतों, सिर्फ नागरिकों की मौतों में 82% की कमी हुई है। मान्यवर, सिक्योरिटी फोर्स की मौतों में 56% कमी हुई है, और स्टोन पेल्टिंग करने की किसी की हिम्मत नहीं है। मान्यवर, इसी सदन में कहते थे जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई तो खून की नदियां बह जाएगी, कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है किसी की कंकड़ चलाने। ये नरेंद्र मोदी सरकार, और इसलिए मैं कहता हूं आपको भले अविश्वास हो, जनता को तो विश्वास। मान्यवर, वामपंथी उग्रवाद एक तीसरा क्षेत्र था जो देश में आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से यूपीए सरकार के 10 साल के बाद एक हॉटस्पॉट माना जाता था। मान्यवर, इसके हिंसा के आंकड़े देखिए, 2005 से 14 के और 14 से 22 के हिंसा टोटल 14,000 घटनाएं हुई थी, अब 6,900 ही, 52% की कमी। मृत्यु 5,790 थी, अब 1,811 हुई, 69% की कमी। हिंसाग्रस्त जिले 96 थे, 96, इसके बाद में 22 नए बने, तो एक दृष्टि से 96 + 22 हुए, कितने होते हैं? 96 और 20 मतलब 118 हुए। अब 118 से घटकर 45 जिले बच गए हैं। नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवाद सिमट कर रह गया है, और हिंसाग्रस्त पुलिस स्टेशन 465 थे, 80 नए बनने के बाद 465 + 80 लगभग 550 हुए, और उसमें से अब 176 बचे हैं, 62% की कमी हुई। मान्यवर, वामपंथी उग्रवाद पर हमने नकेल कसी। 2014 से सातत्यपूर्ण तरीके से वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर नरेंद्र मोदी चले। मान्यवर, राजनाथ जी गृह मंत्री थे तभी एक योजना बन गई, विकास की योजना पहले बनी, और वामपंथी उग्रवाद क्षेत्र के विकास गृह मंत्रालय के तहत आती। हर गांव के अंदर बिजली पहुंचाना, रोड पहुंचाना, स्कूल पहुंचाना, सस्ते अनाज की दुकान पहुंचाना, दवाइयों की दुकान पहुंचाना, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम पहुंचाना, ये काम होते गए। अंत में हमने पहले विकास पहुंचा और फिर 195 नए सुरक्षा वैक्यूम भरने के लिए सीएपीएफ के कैंप खोलने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। एनआईए और ईडी को जोड़ा गया, इनके फाइनेंस की कमर तोड़ी गई। एनआईए में एक अलग वर्टिकल वामपंथी उग्रवाद और उसके केसों की जांच के लिए बनाया गया, एक बड़ा डेटा सेंटर बनाया गया। सारे वामपंथी उग्रवादी एफआईआर का कंप्यूटराइजेशन कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इसका एनालिसिस किया जा रहा है, और छत्तीसगढ़िया बटालियन, बस्तरिया बटालियन भी बनाई गई। मान्यवर, आज मैं कह सकता हूं इस सदन के अंदर जिम्मेदारी के साथ, वामपंथी उग्रवाद आया तब वो स्वप्न देखते थे काठमांडू से तिरुपति का, आज 3 जिलों में सिमट कर रह गए। मान्यवर, उनका दायरा क्या था? झारखंड, बिहार, उड़ीसा, एमपी, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। आज क्या बच गया है? झारखंड मुक्त, बिहार मुक्त, उड़ीसा मुक्त, एमपी मुक्त, महाराष्ट्र मुक्त, आंध्र मुक्त, तेलंगाना मुक्त, केवल और केवल छत्तीसगढ़ के 3 जिले बचे हैं। मान्यवर, ये अविश्वास प्रस्ताव गिरने वाला है, जनता फिर से मोदी जी को चुनने वाली है, और अगले टर्म में ये 3 जिले भी निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगे। मान्यवर, वामपंथी उग्रवाद को, मान्यवर,
वामपंथी उग्रवाद पर जबरदस्त नकेल कसने का काम नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। इसलिए मैं कहता हूं, आपको भले अविश्वास हो, देश की जनता को विश्वास है। मान्यवर, अब मैं पूर्वोत्तर की बात करना चाहता हूं। नॉर्थ ईस्ट भी तीसरा हॉटस्पॉट माना जाता था। मान्यवर, हिंसक घटनाएं सेम कालखंड की मैं लेकर आया हूं, फिर से इन लोगों को ऐसा न हो इसलिए। हिंसक घटनाएं 10,000 होती थी, इसकी जगह 3,238 हुई, 68% की कमी। हताहत सुरक्षा बल 397, अब 128, 68% की कमी। मृत्यु नागरिक 2,298, अब 420, 82% की कमी। हर हेड में हिंसा नॉर्थ ईस्ट के अंदर कम हुई। और इसके पहले मान्यवर किसकी सरकार थी? 10 साल तक नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्य और यहां पर ये यूपीए की सरकार थी मान्यवर, मगर कुछ नहीं होता था। निवेदन करना, पॉलिटिक्स करना और अंदर अंदर झगड़ा लगाना, यही काम था। नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को मन के साथ भारत के साथ जोड़ने का काम किया। हमारे कई डेवलपमेंट के पंडित कहते हैं मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को मैं बताता हूं भैया, ये भी बताता हूं मान्यवर, कई विकास के पंडित कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में एयरपोर्ट पहुंच गया, दूरी कम हो गई। कई विकास के पंडित कहते हैं 8 राज्यों में रेल पहुंच गई, दूरी कम हो गई। कई विकास के पंडित कहते हैं इतने 1000 किलोमीटर रोड बन गया, दूरी कम हुई। अरे भाई, दूरी रोड, रेलवे और विमान से कम नहीं होती है, दूरी दिल से कम होती है। मोदी जी ने दिल से दूरी कम करने का काम किया है और नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया है। आज मैं कहता हूं, ऐसे भी प्रधानमंत्री है, मोदी जी को 9 साल हुए हैं, 15 साल और 18 साल प्रधानमंत्री रहे हुए लोग हैं इस देश में जिन पर इनको नाज है और हम पर अविश्वास है, मगर वो कभी 50 बार नहीं गए। मोदी जी 9 साल में 50 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट के अंदर। ये बताता है कि नॉर्थ ईस्ट इस देश का हिस्सा है, इसका कसब हमारे मन में। उत्तर प्रदेश से बड़ा भूभाग किस तरह से छोड़ दिया था, आगजनी, टेररिस्ट, नस्ली हिंसाएं, और आप हमारा हिसाब मांगते हो। बोलो मणिपुर में बताता हूं, मैं फिर बोलूंगा मणिपुर। मान्यवर, इन लोगों ने नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ नहीं किया, ना विकास किया है ना कुछ किया है। मैं आपको बताता हूं, अटल जी नैसेक स्थापना कर गए थे, इसरो जैसी एक संस्था बनाई, पदेन मैं इसका अध्यक्ष होता हूं। मोदी जी ने नैसेक को एक्टिवेट करा, पूरा नॉर्थ ईस्ट का स्टडी किया है। ब्रह्मपुत्र के पूर को बड़े बड़े मैदानों में तालाब बनाकर इसके अंदर डाइवर्ट कर सिंचाई भी होगी, बाढ़ का रास्ता भी होगा और पर्यटन भी होगा। ये बाढ़ मुक्त नॉर्थ ईस्ट आने वाले वर्षों में, और हम बनाकर रहेंगे नॉर्थ ईस्ट को बाढ़ मुक्त, क्योंकि आपका अविश्वास प्रस्ताव गिरने वाला है। जनता हमें चुनने वाली है, क्योंकि भले आपको विश्वास हो, मगर जनता को तो। मान्यवर, मैं जब ये कहता हूं तब हमने नॉर्थ ईस्ट में शांति ऐसे भावनाओं से नहीं करी, एक कागजी शांति नहीं, इसके पीछे रणनीति है, इसके पीछे कड़ी मेहनत है और इसके पीछे लगन भी लगी है। मान्यवर, 2014 में अचीक नेशनल वॉलंटियर काउंसिल की हमने समाधान करा, लगभग 674 लोग समाधान हुआ। अब ये अचीक नेशनल वॉलंटियर काउंसिल की हिंसा में 224 लोग मारे गए। एनएलएफटी के साथ 2019 में समाधान हुआ, 88 लोगों ने सरेंडर किया, इसमें 144 लोग मारे गए थे। बोडोलैंड के नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के साथ समाधान हुआ 2020 में, एनएलएफटी के साथ 19 में हुआ, 2020 में बोडोलैंड के साथ नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के साथ हुआ, 1630 लोग सरेंडर किए, 4300 लोग बोडोलैंड की हिंसा में मारे गए थे मान्यवर, 4362 लोग, और इन्होंने हथियार डाले। कार्बी समूह 197 लोग मारे गए थे, 1000 उग्रवादियों ने समर्थन किया। असम आदिवासी सशस्त्र समूह
1182 लोगों ने सरेंडर किया, 329 लोग मारे गए थे। और दिमासा नेशनल लिबरल आर्मी 168 लोगों ने सरेंडर किया, जिसमें 25 लोग मारे गए थे। मान्यवर, कुल 8000 सशस्त्र उग्रवादियों ने सरेंडर नरेंद्र मोदी जी के 9 साल में किया। और हमारे सम्मानीय सदस्य गौरव जी कह रहे थे हिंसा के त्रस्त है, देखा नहीं जा रहा है, आग की लपटें। भाई आग की लपटें अभी तो मणिपुर में मैं आता हूं क्यों हुई है, परंतु आपके समय में तो 8 राज्य आग की लपटों से घिरे हुए थे और ये हिंसा में 6000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, जो अब सरेंडर होकर मेन स्ट्रीम के अंदर आए। मान्य अध्यक्ष जी, मैं इसलिए आपको ये कहना चाहता हूँ कि पूर्वोत्तर के अंदर हमने हिंसक घटनाओं में 68%, सुरक्षा बलों की हत्याओं में 68% और हताहत नागरिक में 82% कमी करी है। ये सारा मैंने जो कहा वो समझौते किए हैं। आसाम के अंदर 70% से अधिक अपसफा का क्षेत्र मुक्त, मणिपुर के अंदर 7 जिलों के 19 पुलिस स्टेशन हटाए गए, अरुणाचल में केवल एक जिला और 3 पुलिस स्टेशन बच गए, नागालैंड में 8 जिलों के 18 पुलिस स्टेशन हटाए गए और त्रिपुरा और मेघालय में पूर्णतः अपसपा हटा लिया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये कहता हूँ कि जो बचा कुचा काम बाकी है वो भी हम ही पूरा करेंगे, क्योंकि आपका अविश्वास प्रस्ताव गिरने वाला है, जनता हमें चुनने वाली है, क्योंकि जनता को, आपको भले अविश्वास हो, जनता को मान्यवर, अब मैं मणिपुर की बात करना चाहता हूँ। भाई थोड़ी देर, मान्यवर, अब मैं इस सदन में मणिपुर की बात करना चाहता हूँ। मान्यवर, मणिपुर में जो हिंसक घटनाएं हुई है वो क्यों हुई है, क्या स्थिति है और इससे निपटने के लिए हमने क्या कुछ किया है, इसकी डिटेल बात मैं अभी करूँगा। परंतु मैं विपक्ष की इस बात से सहमत हूँ कि वहाँ पर हिंसा का तांडव हुआ है और इस हिंसा के तांडव से कोई सहमत नहीं हो सकता। मान्यवर, हम भी सहमत नहीं हैं, उनसे ज़्यादा दुख हमें है मान्यवर, परंतु ये परिस्थिति जन्य है। मैं बताना चाहता हूँ, इसी घटनाओं का कोई समर्थन नहीं कर सकता। समाज के नाते हमें शर्म आई, इस प्रकार की घटनाएं वहाँ हुई है, इससे कोई इनकार नहीं। परंतु ये जो घटना हुई है वो शर्मनाक है, उस घटना पर राजनीति करना इससे भी ज्यादा शर्मनाक है। मान्यवर, मैं बताता हूं, ओके प्लीज। ये गलती आपकी है। अरे यार, आपके टाइम में बोलना पड़ेगा, मेरे टाइम में सारे इल्जाम, प्लीज गलती आपकी है। हम तो सवाल पूछने वाला है और आप हमारे ऊपर दोबारा इल्जाम थोपने की कोशिश कर रहे हैं। सियासत तो आप कर रहे हैं, हम कहाँ सियासत किए? प्रधानमंत्री गए नहीं, प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति। मान्यवर, एक भ्रांति देश भर की जनता के सामने फैलाई गई है कि यह सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। मैं आज भरे सदन के अंदर आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सदन आहूत भी नहीं हुआ था। मैंने पत्र लिखकर अध्यक्ष जी से मांग की थी कि मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, इसमें समय मर्यादा मत बनाओ। प्लीज बैठो 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 प्लीज 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 प्लीज। मान्यवर, मैं डे 1 से चर्चा के लिए तैयार था, मगर वो चर्चा नहीं चाहते, उनको विरोध करना था। और मैं कहना चाहता हूं, मेरी चर्चा से संतुष्ट न होते
तो फिर कहते प्रधानमंत्री करे, प्रधानमंत्री विचार भी करते, मगर आप सदन में चर्चा ही न होने दो। मणिपुर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर गृह मंत्री को अपना पक्ष न रखने दे। किस प्रकार की डेमोक्रेटिक व्यवस्था चाहते हैं माननीय? और क्या आप सोचते हो कि शोर शराबा कर आप मुझे चुप कर दोगे? आप चुप नहीं कर सकते हो। 130 करोड़ की जनता ने हमें चुनकर यहां भेजा है, हमें सुनना पड़ेगा। आप चुप नहीं कर सकते हो। मान्यवर, मैं आज बताना चाहता हूं और बड़ी संवेदना के साथ आपके माध्यम से इस देश के 130 करोड़ लोगों के सामने मणिपुर की हालिया हिंसा क्यों हुई है और क्या चल रहा है और सरकार ने क्या उपाय किए, ये भी बताना चाहता हूं। मान्यवर, मैं पास्ट में मणिपुर में क्या हुआ ये भी बताऊंगा। अब मैं जब बताऊंगा तब ये कहेंगे कि पुरानी बातों को हमें सुनाने के लिए कह रहे हो। ना जी, मैं संवेदनशील आदमी हूं मान्यवर, मैं पुरानी बातों को राजनीतिक हिसाब किताब के लिए नहीं सुना रहा। इसलिए नहीं सुना रहा कि आपके समय में भी हुआ था, हमारे समय में भी हुआ, होता है का अप्रोच हमारा नहीं है, ये यूपीए का अप्रोच है। हमारा अप्रोच होता है का नहीं है, हम टॉलरेट नहीं कर सकते। मैं पुरानी हिंसाओं को इसलिए बताना चाहता हूं कि मणिपुर की नस्लीय हिंसाओं के स्वभाव को जनता ने जानना पड़ेगा। नस्लीय हिंसा मणिपुर में जब जब होती है तब किस प्रकार से होती है वो भी जानना पड़ेगा। इसलिए मैं पुरानी हिंसाओं को भी रखूंगा। आपके मन में ये भ्रांति न हो, ये सवाल ना आए कि पुराना क्यों बता रहे। मान्यवर, 6 साल से करीब 6.5 साल से मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी तब से 3 मई तक एक भी दिन कर्फ्यू नहीं डालना पड़ा। मैं मेरी बात आग्रह के साथ कहना चाहता हूं। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 6 साल पूरे हुए। 6 साल में मणिपुर में एक भी दिन कर्फ्यू नहीं डालना पड़ा। मणिपुर के अंदर एक भी दिन बंद नहीं रहा। मणिपुर के अंदर एक भी दिन ब्लॉकेड नहीं हुआ और उग्रवादी हिंसा लगभग समाप्त हो गई। ये 6 साल का भारतीय जनता पार्टी के शासन का इतिहास था। 2021 में हमारे देश की पड़ोस में म्यांमार में सत्ता परिवर्तन हुआ और म्यांमार में वहाँ पर मिलिट्री का शासन आया, डेमोक्रेटिक सरकार गिर गई और वहाँ पर एक कुकी डेमोक्रेटिक फ्रंट है, इसने लोकतंत्र के लिए आंदोलन चालू करा। जब कुकी डेमोक्रेटिक फ्रंट ने लोकतंत्र के लिए आंदोलन चालू करा, वहाँ की मिलिट्री शासन ने इन पर कड़ाई करना शुरू की, दबिश बनाना शुरू की और चूंकि म्यांमार की बॉर्डर फ्री बॉर्डर है मान्यवर, वहाँ फेंसिंग नहीं है और आज से नहीं, आज़ाद हुए तब से नहीं है, फेंसिंग नहीं है। तो बहुत बड़ी मात्रा में मिजोरम और मणिपुर के अंदर कुकी भाइयों का वहाँ शरणार्थी नाते यहाँ आना शुरू हुआ। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ मान्यवर क्योंकि उनका झगड़ा मणिपुर की मिलिट्री से था और दबिश शुरू हुई इसलिए आया। अरे म्यांमार की मिलिट्री से था और दबिश शुरू हुई इसलिए वो यहाँ पर आए। मान्यवर, हजारों की संख्या में कुकीज़ आदिवासी भाई यहाँ आना शुरू हो गए और परिवार बसने लगे। कहाँ बसेंगे? तो जंगल में बसने लगे और एक प्रकार से मणिपुर के बाकी हिस्सों में एक असुरक्षा की भावना हुई कि हमारी जनसांख्यिकी बदल जाएगी। हमने उसको देखा। उसी वक्त मान्यवर हमने गृह मंत्रालय में 2022 में निर्णय किया कि अब ये बॉर्डर को खुला नहीं कर सकते, बॉर्डर बनानी पड़ेगी, फेंसिंग करनी पड़ेगी। हमने 10 किलोमीटर फेंसिंग पूरी कर दी है, 60 किलोमीटर का काम चालू है और 600 किलोमीटर का सर्वे चालू है। आपने 2014 तक कभी फेंसिंग नहीं की। हमने दूरंदेशी से 30 में दंगे हुए, 21 में ही फेंसिंग का काम शुरू कर दिया था। 10 किलोमीटर ट्रायल फेंसिंग बन चुकी है, 60 किलोमीटर का काम चालू है और 600 किलोमीटर का सर्वे बाकी, जिससे ये घुसपैठ को रोका जा सके। फिर एक अनरेस्ट खड़ा होने लगा क्योंकि वहाँ जनसांख्यिकी बहुत निर्णायक होती है मान्यवर। घाटी में कुकी भाई रहते हैं, पहाड़ पर ट्राइबल भाई रहते हैं, तो उनके घाटी में मतई रहते हैं और पहाड़ पर कुकी और नागा ट्राइबल भाई रहते हैं। तो एक जनसांख्यिकी के बदलाव का बड़ा दबाव रहता है कि हमारी संख्या, हम अल्पमत में आ जाएंगे।
तो इसके लिए हमने लगभग जनवरी महीने से हमने वहाँ पर जितने भी शरणार्थी आए थे उनको एक परिचय पत्रक देने की शुरुआत की। इनका थंब इम्प्रेशन लिया, आई इम्प्रेशन लिया, और थंब इम्प्रेशन और आई इम्प्रेशन को वोटर लिस्ट और आधार कार्ड के नेगेटिव लिस्ट में डालने का काम किया। ऐसा नहीं है मान्यवर कि यहाँ गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम में कोई आंख मूंद कर हुआ। 2023 में दंगा हुआ, 21 में हमने फेंसिंग चालू करी, 22 में हमने फेंसिंग चालू करी, और 23 की शुरुआत में हमने थंब इम्प्रेशन और आई इम्प्रेशन लेने की शुरुआत की और उसको भारत के वोटर लिस्ट और आधार के नेगेटिव लिस्ट में डालने की। फिर भी ये जिस प्रकार से संख्या बढ़ती गई, एक असुरक्षा की भावना मतई लोगों में फैलती गई। मान्यवर, ये जो वहाँ पर एक फ्री रेजिम है, नेपाल की तरह वहाँ पासपोर्ट नहीं चाहिए। अब ये मत कहना है कि हमने क्यों नहीं करा, 1968 से करा हुआ है भाई। 1968 से एक समझौता है भारत और ब्रह्मदेश की सरकारों के बीच में कि बॉर्डर के 40 किलोमीटर से जो अंदर आएगा या यहाँ से 40 किलोमीटर से बाहर उसको पासपोर्ट नहीं चाहिए। ये समझौता है, किसी को रोकना भी असंभव था। और इतने हजारों किलोमीटर की बॉर्डर में बाढ़ भी नहीं लगी थी, फेंसिंग भी नहीं थी, तो संख्या बढ़ती गई और असुरक्षा बढ़ती गई। इतने में एक अफवाह फैल गई 29 तारीख अप्रैल को कि 58 ये वसाहतें जो थी शरणार्थियों की, उसको गांव घोषित कर दिया गया। अब गांव घोषित करने की अफवाह से ही घाटी में बहुत बड़ा अनरेस्ट शुरू हुआ मान्यवर, और वो अनरेस्ट को भी हमने माइक वाली जीपें चलाई, बताया गया कि भाई कोई गांव घोषित नहीं हुआ है। मगर अफवाहें जब फैलती है तब फैलती है अविश्वास का वातावरण, और घोषित जंगल गांव घोषित किया, जंगल गांव घोषित किया जो वसाहतें थी उसको, तो उनको लगा है परमानेंट अब यही बस जाएंगे, तो एक अनरेस्ट खड़ा हुआ। उसके बाद में आग में तेल डालने का काम हाईकोर्ट मणिपुर के अप्रैल महीने में आए हुए एक फैसले ने कहा, जिसने सालों से पड़ी हुई एक लंबित पिटीशन को अचानक चलाया। अचानक चलाकर ना भारत सरकार के ट्राइबल आयोग को शपथ पत्र लिया, ना भारत सरकार के ट्राइबल डिपार्टमेंट का लिया, ना भारत सरकार के गृह मंत्रालय का लिया, ना मणिपुर सरकार का लिया, और अचानक ही कह दिया कि 29 अप्रैल के पहले इस मतई जाति को ट्राइबल घोषित कर दी गई। इससे पहाड़ पर बहुत बड़ा अनरेस्ट हुआ, ट्राइबलों में बड़ा अनरेस्ट हुआ कि अब मतई ट्राइबल बन जाएंगे तो हमारी नौकरियों में स्पर्धा का भाव होता है, और स्वाभाविक है एक कोई कानूनी प्रक्रिया के बगैर एक ऑर्डर कर दिया गया, जिसके कारण ऊपर भी नीचे ऑलरेडी अनरेस्ट चालू था, ऊपर भी अनरेस्ट हुआ, और 3 तारीख को एक रोली के अंदर एक क्लैश हो गया माने, और क्लैश होने के बाद दंगे चालू हुए जो अब तक अशांत परिस्थिति को बनाए हुए हैं। अब इस परिस्थिति को आप वो क्यों नहीं गया, ये क्यों नहीं गया, इस तरह से आप तुलना मत करिए। ये परिस्थिति जन्य दंगे हैं मान्यवर। मैं आगे भी कहना चाहता हूँ, इसके साथ एक बहुत बड़ी बात दूसरी भी हुई है कि वहाँ मिलिट्री का शासन आने के बाद थोड़ी ढिलास आ गई है, और नारकोटिक्स का भी बहुत बड़ी तस्करी म्यांमार की ओर से मणिपुर की ओर हुई है। इसके व्यापार से भी बहुत बड़ा अनरेस्ट हुआ है। मगर जो क्लिंचिंग चीज़ थी वो कोर्ट का जजमेंट थी, उसकी अंतिम तारीख 29 मई थी, और इसके विरोध में एक जुलूस निकला। जुलूस में दोनों ग्रुपों के बीच में भिड़ंत हुई, और देखते देखते घाटी में और पहाड़ पर दोनों जगह एक दूसरे पर हमले करना, हिंसा करना शुरू हो गया। मान्यवर, अब 2 सवाल हैं कि हिंसा शुरू करने के बाद क्या किया, मैं उस पर बाद में जाता हूँ। इतनी ही शांति से बताऊँगा, कोई जरा भी मन में मैं कि कोई किसी चीज़ से भागना नहीं चाहता, भागना मेरा स्वभाव ही नहीं है भाई, मैं किसी भी चीज़ से भागना नहीं। मगर मणिपुर की नस्लीय हिंसाओं के इतिहास को समझना पड़ेगा। 1993 में श्री पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, राजकुमार दोरोन्द्र सिंह कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री थे, और नागा कुकी संघर्ष हुआ। नागा कुकी भी नस्लीय हिंसा थी मंजूर, और उस वक्त 750 लोग मारे गए, 200 लोग घायल हुए, 45,000 लोग शरणार्थी थे,
और 1.5 साल तक ये हिंसा अविरत रूप से चलती रही। अब ये कहते हैं प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोले? भाई 700 लोग मारे गए थे, 200 लोग घायल हुए, 45,000 लोग शरणार्थी बने। आपको मालूम है जवाब किसने दिया? मान्यवर, इनको मालूम है जवाब किसने दिया? MOS राजेश पायलट ने। और ये मुझे नहीं बोलने देते। मान्यवर, इतनी जघन्य घटना हुई, भारत सरकार से किसी ने मुलाकात की क्या था? ट्राइबल मिनिस्टर गया? ना जी। समाज कल्याण विभाग के मंत्री गए? ना जी। होम मिनिस्टर का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। MOS गए? ना जी। और ये पूछते हैं हमें कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? अरे भाई, आप जरा देखिए कि नस्लीय हिंसाओं का इतिहास, मैं पूरा बताता हूँ इतिहास, मुझे जल्दबाजी नहीं है, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, मुझे पूरा बताना है इतिहास। संसद के अंदर विपक्ष बोलते बोलते थक गया, गृह मंत्री जवाब देने के लिए खड़े नहीं हुए, MOS ने जवाब दिया मान्यवर, और ये लोग प्रधानमंत्री जवाब दे वो मांग से पूरा पार्लियामेंट होल्ड करे हुए। मान्यवर, 1993 में दूसरी बार संघर्ष हुआ, मतई पंगल संघर्ष हुआ, 100 लोग मारे गए, वो भी 1 साल तक चला, और राज्यसभा में गृह मंत्री ने जवाब दिया, बस, लोकसभा में नहीं। और ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जवाब दे। मुलाकात की? किसी ने नहीं की, ना गृह मंत्री ने, ना MOS ने, किसी ने नहीं की। फिर इंदर कुमार गुजराल आए 97-98 में, कुकी पाइते संघर्ष हुआ, 350 लोग मारे गए, 1 साल तक संघर्ष चला। ये भी नस्लीय हिंसा है, मैं टेररिज्म की घटनाएं नहीं गिना रहा, नस्लीय हिंसा समझा रहा हूं। 1 साल तक चला, चर्चा ही नहीं हुई, स्टेटमेंट भी नहीं हुआ, सवाल भी सारे खारिज कर दिए गए, और ये कहते हैं प्रधानमंत्री जवाब दे। और मैं डे 1 से कह रहा हूं मान्यवर, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, मेरी ड्यूटी है, मैं देश के प्रति जवाब दे हूं, संसद के प्रति जवाब दे हूं, विपक्ष के प्रति भी जवाब दे हूं, मैं आपको जवाब देने के लिए। मुझे बोलने नहीं देते हैं, ये किस प्रकार का लोकतंत्र है मान्यवर? तो अब तो बोलने ही दोगे, अब तो बोलने ही दोगे दादा। मैं पहले की बात कर रहा हूं, पहले की बात कर रहा हूं। और हमारे गोगाई जी कहते हैं मौन तोड़ने के लिए लाया गया। अरे भाई, मौन रखने वाले तो हार गए और वहां बैठ गए, हम तो बोलने वाले हैं, जवाब देने वाले हैं। हम मौन नहीं रखते, मौन आप रखते हैं। हमें कुछ नहीं छुपाना, हमारा कोई आदमी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। मैं नाम बोलना नहीं चाहता, गृह मंत्रालय के रिकॉर्ड पर नेताओं के नाम है। सुनना है तो बता दूं, आप खड़े होकर कह दो बताओ तो मैं बता देता हूं, नाम सुनना है। मान्यवर, बाद में 2004 में मनमोहन सिंह जी थे, इबोबी सिंह जी थे, लगभग 1700 लोगों के एनकाउंटर हुए, 1700 लोग एक तरफा वर्दी से। ऐसा वहां मानते हैं, मैं नहीं मानता, मैं तो व्यवस्था में विश्वास रखने वाला हूं। वहां लोग मानते हैं वर्दी से की हुई नस्ली हिंसा थी। 1700 सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, ढेर सारी SITयां बनी, मगर किसने जवाब दिया? कोई नहीं, एक चर्चा नहीं, ना MOS, ना मिनिस्टर। अब मुझे बताइए भाई, चिदम्बरम साहब थे और वहां राज्यसभा में मेरा हिसाब मांगते थे, मुझे बोलने नहीं देते। मैं आपके माध्यम से देश की जनता को कहना चाहता हूं, ये परिस्थिति जन्य नस्लीय हिंसा है, इसको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और मान्यवर, 3, 4, 5 मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, इस देश के प्रधानमंत्री ने रात को 4 बजे भी मुझे फोन किया है और दूसरे दिन 6:30 बजे मुझे फोन से उठाया भी इस देश के प्रधानमंत्री ने। और ये कह रहे हैं मोदी जी ध्यान नहीं रख। मान्यवर, 3 दिन तक लगातार हमने यहां से काम करने का काम किया, 16 वीडियो कॉन्फ्रेंस करी, 36,000 लोग सिक्योरिटी फोर्सेस CAPF के वहां पहुंचाए, वायुसेना के विमानों का उपयोग किया, चीफ सेक्रेटरी बदल दिया गया, DGP बदल दिया गया, सुरक्षा एडवाइजर भेज दिया गया, चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार ने भेजा, DGP भारत सरकार ने भेजा, सुरक्षा एडवाइजर भारत सरकार। ये सब 4 तारीख की शाम को समाप्त हो गया था। 3 को हिंसा हुई, 4 तारीख को समाप्त हो गया था। और ये कहते हैं 356 क्यों ना लगाया? 356 तब लगती है
जब हिंसा के समय राज्य सरकार कोऑपरेट न करे। हमने डीजीपी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के डीजीपी को स्वीकार कर लिया। हमने चीफ सेक्रेटरी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के चीफ सेक्रेटरी भेजे हुए चीफ सेक्रेटरी को। मैं यही कह रहा हूं, समझ न हो तो नहीं आएगी भी। सीएम तब बदलना पड़ता है जब कोऑपरेट न करे। ये सीएम कोऑपरेट कर रहा है। डीजीपी, सुरक्षा सलाहकार, ये सबको हमने बदला है। मान्यवर, भाई बैठ जाओ यार। कृपया आप इतनी चिंता करो कि मैं आसाम पर न जाऊं। मान्यवर, यूपीए के शासन में वहां नाकाबंदी की जाती थी, ब्लॉकेड लगाए जाते थे। एक साल में 139 दिन से 30 दिन तक का ब्लॉकेड रहा, 5 साल तक ब्लॉकेड लगे और उस वक्त पेट्रोल के दाम 1200 रुपये तक पहुंचे थे। हमने 28 दिन में पूरा काम पूरा कर रेलवे को वहां पहुंचा है और अबाधित रूप से आज सप्लाई वहां पर चालू है और दामों को बढ़ने लगे, अबाधित रूप से। और इतनी कठिन परिस्थिति थी कि कुकी एरिया में मतई ड्राइवर नहीं जा सकते थे, मतई एरिया में कुकी ड्राइवर नहीं जा सकते। हम आसाम से ट्रक भी लाए, ड्राइवर भी लाए, सेना को भी लगाए और जाकर दामों को हमने कंट्रोल करने का काम किया है। मान्यवर, मैं हिंसा की भी आंकड़े देना चाहता हूं। मैं क्यों कह रहा हूं कि आप राजनीति कर रहे हो, मैं लॉजिक के साथ कह रहा हूं। मान्यवर, अब तक 152 लोग मारे गए, इसमें कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। ये सोशल मीडिया के ज़माने में छिप भी नहीं सकता है और हमारा स्वभाव भी छिपाने का नहीं है। मान्यवर, 152 लोग मारे गए हैं, इसकी एनालिसिस क्या है? मई में 107 मारे गए, मई महीने में। आज हम अगस्त में, जून में 30 मारे गए, जुलाई में 15 मारे गए और अगस्त में अब तक 4 मारे गए। मान्यवर, मई में जो 107 मारे गए उसमें से 68 लोग 3, 4 और 5 में पहले 3 दिन में ही मारे गए। मैं इसके माध्यम से ये कहना चाहता हूं मान्यवर कि हिंसा धीरे धीरे कम हो रही है। हम हिंसा में की आग में तेल डालने का काम न करें, हम तेल न डालें। तेल कैसे डाला जाता है मैं बताता हूं। श्री राहुल गांधी जी यहाँ से वहाँ मुलाकात करें, मैं बड़ा स्वागत करता हूँ। संवेदना है, मणिपुर की चिंता है। गए, एयरपोर्ट पर उतरे, उन्होंने कहा कि भाई हमें चूड़ाचांदपुर जाना है। ठीक है भाई, अगले दिन जाने वाले थे, पहले दिन कहा कोई बात नहीं, चाहिए आप जरूर जाना चाहिए। हमने कहा हेलीकॉप्टर से चले जाइए, कि नहीं मैं रोड से जाऊँगा। पुलिस ने रोकना पड़ा। फिर 3 घंटे तक ऑल इंडिया लाइव कराकर ये नाटक देश को दिखाया और फिर 4 बजे दूसरे दिन हेलीकॉप्टर से चले गए। भाई हेलीकॉप्टर से चले जाते तो क्या आपत्ति थी, हमने सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की थी। परंतु इस प्रकार की काम करने के लिए वहां जाना, इसको पॉलिटिक्स कहते हैं गौरव जी। आप वहां जाते हैं तो कोऑपरेट करिए। चूड़ाचांदपुर जाने से कोई नहीं रुक रहा, हम हेलीकॉप्टर से भेज रहे हैं। आप जाना नहीं चाहते, नहीं मैं बाय रोड ही जाऊंगा। चलो बाय रोड जाना है, जनता को दिखाना है, तो फिर दूसरे दिन क्यों गए? दूसरे दिन भी न जाते, दूसरे दिन भी गए तो पहले दिन सत्याग्रह दिखाना था। भाई इस तरह की पॉलिटिक्स ऐसी विषम परिस्थितियों में मत करिए। क्या आप मानते हैं, आप क्या मानते हैं कि सरकार को आप इस तरह से परेशान करेंगे, चाहे वहां की हो या यहाँ की, और जनता नहीं जानती है? जनता ये सारा जानती है और पहचानती भी है। इसलिए मैं कह रहा था, अधीर रंजन जी चले गए, मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहे तो मैं बताता रहा पॉलिटिक्स करें। मान्यवर, हमने लगभग 14,898 लोगों को अरेस्ट किया है और हर केस की एफआईआर 1106 एफआईआर रजिस्टर कर दी गई है। अब अंत में जो शर्मनाक वीडियो आया, मैं इसके बारे में भी कहना चाहता हूँ। मान्यवर, ये वीडियो 4 मई के दिन की दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दुनिया में किसी भी जगह पर, किसी भी स्थान पर किसी महिला के साथ,
किसी युवा महिला के साथ इस तरह की घटना समाज के नाम पर धब्बा है मान्यवर। इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता, ना ये सदन कर सकता है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ना कर सकती है, यहाँ की ना वहाँ की। मेरे मन में एक छोटा सा सवाल मेरे मन में तो नहीं आया, कुछ मीडिया के मित्र जो ऊपर बैठे हैं उन्होंने डाल दिया। उन्होंने मुझे पूछा कि अमित भाई ये 4 मई का वीडियो संसद सत्र के एक दिन पहले ही क्यों आया? अगर किसी के पास वीडियो था तो वीडियो डीजीपी को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए मानिए? किसी के पास वीडियो था तो पुलिस तंत्र को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? उसको सार्वजनिक करना चाहिए क्या? वो महिला के सम्मान की तो सोचो ना जी। इंटेलिजेंस का सवाल नहीं था भाई, वहां उस वक्त इतने हुड़दंग में। एक मिनट, इंटेलिजेंस के पास नहीं आया, मगर आपको देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? आपको देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए? हाँ, दादा का काम टीवी में बताने का है। दादा का काम मान्यवर, फिर भी मैं टाइमिंग में ज्यादा नहीं जाना चाहता। सुनिए ना भाई, मैं टाइमिंग में ज्यादा जाना नहीं चाहता मान्यवर। वीडियो किसी के पास भी था, मैं इन पर आरोप नहीं कर रहा हूं, किसी के पास भी था। अगर उसने डीजीपी को दे दिया होता तो 5 तारीख को ही पकड़ गए होते, क्योंकि जिस दिन वीडियो दिया उसी दिन वीडियो की कॉपी पर से हमने फेस आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए सरकारों के डेटा के साथ मिलान करते हुए 9 के 9 लोगों को अरेस्ट कर दिया और वो आज ट्रायल फेस कर रहे हैं जेल में। उस वक्त मान्यवर, मैं शांति के लिए किए गए प्रयासों को भी सदन के सदस्यों को बताना चाहता हूं। मान्यवर, मैं वहां 3 दिन रहा, 3 रात रहा। मेरे साथी नित्यानंद जी 23 दिन तक लगातार वहां रहे। एमओएस होम मिनिस्टर पहली बार नहीं, कोई गया ही पहली बार, मैं ही गया हूं। अब तक कोई नहीं गया है। इतने सारे दंगे मैंने जो बताए, नस्ली इंसान, कोई नहीं गया है। एमओएस 23 दिन रहा है, 3 दिन में रहा। मान्यवर, हमने इस सारी की जांच के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश का एक कमीशन बना दिया है, जिसमें एक आईपीएस और आईएएस अफसर भी है। मान्यवर, अध्यक्ष राज्यपाल महोदय को अध्यक्ष बनाकर शांति समिति को हमने वहां पर प्रस्तापित किया है। 36,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी, जहां मतई समूह रहता है, जो कुकी रहता है, बीच में बफर जोन बनाकर खड़े हैं। आज भी गुस्सा शांत नहीं हुआ है, परंतु हिंसा इसलिए कम हुई कि बीच में 36,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस दिन रात तैनात थे, इसलिए हिंसा कम हुई है। बेहतर इंटर एजेंसी समन्वय के लिए यूनिफाइड कमांड व्यवस्था, क्योंकि वहाँ बीएसएफ भी है, सीआरपीएफ भी है, असम राइफल भी है, सेना भी है, मणिपुर पुलिस भी है। 5 सुरक्षा एजेंसियों के बीच में बेहतर समन्वय के लिए यूनिफाइड कमांड व्यवस्था बना दी गई है और उसकी चेयरमैनशिप यहाँ से भेजे गए सुरक्षा सलाहकार के हाथ में है। इस घटनाक्रम के पीछे षड्यंत्र वाले जो 6 केस रजिस्टर किए, 6 के 6 केस पहले सीबीआई को दे दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने और 11 केस सीबीआई को दिया है। इसके लिए भी एसआईटी आज गठित हो गई है। मान्यवर, पीड़ित और पुनर्वसन पैकेज दिया गया है। सभी मृत्यु वालों को 10 लाख रुपया चुकाने का काम समाप्त हो चुका है। लगभग 30,000 मैट्रिक टन चावल रातों रात पीयूष भाई ने यहाँ से वहाँ भेजा है, जो अभी बांट रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में मेडिकल सुविधाओं का अभाव न हो, इसलिए भारत सरकार की 8 टीमें अलग अलग एम्स से वहाँ कैंप के अंदर कर दी गई है। कोर्ट में मुकदमों में किसी की एक्स पार्टी सुनवाई न हो, इसलिए चारों प्रभावित जिलों के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के वहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा कर दी है, तो हाईकोर्ट में जाना नहीं पड़ता है, सबकी सुनवाई वहीं से हो रही है। बच्चों का ऑनलाइन
एजुकेशन चालू हो गया है। घाटी में 98% स्कूलें खुल गई है, 80% उपस्थिति रहती है। 2% स्कूलों में कैंप चल रहे हैं, वो भी अब अस्थायी शेल्टर बनाने की शुरुआत हमने कर दी है। राहत सामग्री सुलभता से मिले, इसके लिए भी हमने ढेर सारे प्रयास किए हैं और सुरक्षा की समीक्षा भी हर सप्ताह मैं यहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंस से यूनिफाइड कमांड के साथ करता हूँ। गृह सचिव हर दूसरे दिन करते हैं और डीआई भी हर रोज करते हैं। मान्यवर, इतनी क्लोज वॉच के साथ वहाँ शांति बनाने का प्रयास चल रहा है। मैंने आगे कहा कि पुरानी सरकारों में किसी में 9 महीना हुआ, किसी में 1.5 साल हुआ। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ मान्यवर, कम से कम समय में ये हिंसा को शांत करने का काम हम कर पाएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। आज ये सदन जब तब सदन को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मणिपुर के अंदर भाई ये बहुत यार बाद में पूछो ना, बाद में पूछो, बैठ जाओ प्लीज। मान्यवर, मान्यवर, दूसरी बात यह है कि सब ऐसे नहीं होती चर्चा। आपको मौका में देंगे, पूरा मौका देंगे आप माननीय गृह मंत्री जी। मान्यवर, सीमा की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बाड़ बनाने का काम शुरू हो चुका है। बाकी बाड़ का सर्वे हमने और गति से चालू किया है। बायोमेट्रिक्स लेने की गति भी हमने बढ़ा दी है और मैं इस सदन के माध्यम से मणिपुर के दोनों समुदायों से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ, हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। वार्ता करिए। अभी हम मतई समुदाय के साथ भी वार्ता कर रहे हैं, मैं स्वयं कर रहा हूँ। कुकी समुदाय के साथ भी वार्ता कर रहे हैं, आज भी की थी, मैं स्वयं कर रहा हूँ। मेरा अनुरोध है कि साथ में बैठकर, भारत सरकार के साथ बैठकर इस समस्या का समाधान निकाल दीजिए। अफवाहों से ज़्यादा अविश्वास का वातावरण हुआ है। भारत सरकार की जरा भी मंशा नहीं है कि वहाँ की डेमोग्राफी को चेंज कर दिया जाए। घुसपैठ को भी हम रोकेंगे। हमने राजद्वारी तरीके से म्यांमार के साथ भी बात की है और हर प्रयास हम करना चाहते हैं जो हम कर पाते हैं। मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस विषय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये विषय ऐसा है जिसमें किसी की जान गई है, किसी का सम्मान गया है, किसी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। वो व्यक्ति हमसे कितना भी दूर रहता हो, मगर भारत का है और इसके प्रति हम सब के मन में, पूरे सदन के मन में संवेदना होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि इस शांति की अपील में मेरी बात रखने के बाद सदन के दोनों ओर के सदस्य शांति की अपील में जुड़ेंगे। मैं बाकी सबका तो भरोसा नहीं दे सकता, मगर एनडीए के सारे सदस्य तो जुड़ेंगे, इसका मुझे भरोसा है। मान्यवर, अब मैं थोड़ा इन लोगों ने जो पॉलिटिकल बात करी है इसका भी जवाब देना चाहता हूँ। जो अब तक चर्चा हुई इसमें पॉलिटिकल जो बातें हुई, गौरव गोगोई जी ने मणिपुर के नस्ले हिंसा, इसके ढेर सारे बात की, आंकड़े बताए। मैं आपके माध्यम से श्री गौरव गोगोई को कहना चाहता हूं और रिकॉर्ड के आधार पर कहना चाहता हूं, सबसे ज़्यादा धार्मिक और नस्लीय दंगे किसी के शासन में हुए हैं तो श्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय में हुए। अब मैं बताना चाहता हूँ, अब मैं असम में 15 फरवरी से 27 मार्च 1983 750 लोग मारे गए। आंध्र प्रदेश 6 दिसंबर 1990 से 91, हैदराबाद 143 लोग मारे गए। उत्तर प्रदेश 13 अगस्त 1980 मुरादाबाद 2 ही दिन में 1000 लोग मारे गए। मान्यवर, उत्तर प्रदेश 18 मई से जुलाई 23 1927 मेरठ 187 लोग मारे गए। उत्तर प्रदेश
7 से 31 दिसंबर अलीगढ़ 112 लोग मारे गए। मान्यवर गुजरात फरवरी 18 से जुलाई 31 1985 206 लोग मारे गए। झारखंड 183 लोग 67 में मारे गए। मान्यवर पश्चिम बंगाल 16 मार्च 1964 राउरकेला कलकत्ता 1000 से अधिक लोग मारे गए। बिहार जमशेदपुर 120 लोग मारे गए। मान्यवर मैं ये इसलिए बताता हूं, मैं ऐसा सुनो ना, मैं यही कहना चाहता हूं, सुने ना, मैं यही कहना चाहता हूं कि तो शांति की अपील में सहयोग धमकी से मानोगे? ऐसा करोगे कि मैं पढ़ूंगा तो शांति में सहयोग नहीं दोगे, ऐसा कहना चाहते हैं? शांति की अपील और इसका क्या लेन देन? मैं तो राजनीतिक जवाब दे रहा हूं आपका। मान्यवर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि दंगे हर बार हुए, मगर दंगों को हमने कभी पार्टी के साथ नहीं जोड़ा। हमने कभी दंगों का जवाब देते हुए किसी गृह मंत्री को नहीं रोका है। हमने कभी सदन को बैन में नहीं लिया है। हमने कभी 15-15 दिन तक सदन की कार्यवाही को समाप्त नहीं किया है। हमने करा है तो विपक्ष में रहते हुए भी शांति की अपील का समर्थन किया है, शांति का समर्थन। माननीय अध्यक्ष जी, अभी गौरव गोगोई जी कह रहे थे कि संस्थाओं को टार्निश किया जा रहा है, इंस्टीट्यूशन तोड़े जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूं, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज हंसराज खन्ना को नहीं, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों को बाईपास कर श्री हंसराज खन्ना को जज बनाया गया और बाद में अपने मुकदमे में स्टे लिया गया। माननीय अध्यक्ष जी, सीएजी को सरकारी कामकाज से, सीएजी को सरकारी कामकाज से दूर रखने का काम इंदिरा गांधी जी ने किया। जेएनयू पर ताला लगाने का काम इंदिरा गांधी ने किया था। यूपीएससी जैसी स्वायत्त लोकतांत्रिक संस्था को, इसके अधिकारों को छीनने का काम इंदिरा गांधी जी ने कहा। भैया, आपको इतिहास मालूम नहीं है? मान्यवर, मुझे मालूम है शांति की अपील तक ये नहीं बैठेंगे, शांति की अपील तक ये नहीं बैठेंगे, क्योंकि उनको शांति नहीं करना है। ये भी वॉकआउट कर जाएंगे, देखो, ये वॉकआउट कर जाएंगे। सुप्रिया सुले जी ने कहा कि हमने सरकार गिरा दी। सुप्रिया जी, सबसे पहली सरकार महाराष्ट्र में किसी ने गिराई तो श्रीमान शरद पवार जी ने गिराई थी, और वसंत दादा पाटिल की सरकार गिराकर भारतीय जनसंघ का समर्थन लेकर वो मुख्यमंत्री बने। भारतीय जनसंघ का, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं। मान्यवर, मान्यवर, नहीं दीजिए, मान्यवर, इनका जवाब सुन लीजिए। सर, जोशी जी उसके कन्वीनर थे। नहीं, कन्वीनर बरोबर है, मुख्यमंत्री कौन बना? सत्ता किसने भोगी? सत्ता का सुख किसने प्राप्त किया? शरद पवार जी ने किया। उसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। मान्यवर, तरुण गोगोई जी ने चीन की बात निकाली। तरुण गोगोई जी ने, गौरव गोगोई जी ने चीन की बात निकाली। माननीय मोदी जी तो एक अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय मीटिंग में चीन के राष्ट्राध्यक्ष को मिले थे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर मोदी जी ने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे नहीं लगाए थे, जिससे 62 जैसी हार का, करारी हार का सामना करना पड़ा। और श्री जवाहरलाल नेहरू जी तो इसी सदन में
आकाशवाणी पर बोल गए थे बाय बाय आसाम। ये तो हमारे सेना के जवानों ने आसाम को बचाया मान्यवर, और चीन ने एक तरफा समाधान किया तब बचा। My heart goes to the northeast people, Assam people. मान्यवर 2008 में बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ पीपुल में चीनी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति शी जिनपिंग की साथ में समझौता हस्ताक्षर किसने किया था? कौन था वहां? कौन था? और ये हमें सवाल पूछ रहे हैं। मान्यवर, चीनी दूतावास की वेबसाइट पर एक तस्वीर है जिसमें ओलंपिक में चीनियों की मेजबानी से किए जा रहे गांधी वाड्रा परिवार की एक पूरी तस्वीर है जिसमें पूरा मैच खाने की चीजों से भरा है। ये कोई अंतर्राष्ट्रीय संवाद या गोष्ठी नहीं थी मान्यवर। अभी अभी एक न्यूज लिंक का खुलासा हुआ है, न्यूज क्लिक का खुलासा हुआ है। अब न्यूज क्लिक ये सारे लोगों को बहुत पसंद है क्योंकि हमें गाली बोलते हैं, मोदी जी को सवाल पूछते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं, कुछ इनपुट्स भी देते हैं, कुछ वहाँ से ली हुई चीज़ों को फॉरवर्ड भी करते हैं। सबके सब है, पूरा यूपीए का गठबंधन है मान्यवर। परंतु ये न्यूज क्लिक किसके पैसों से चलता है? चीनी एजेंसी के पैसों से चलता। और मान्यवर ये हमें सवाल पूछे मान्यवर, अभी भाई एक मिनट, अभी उनको अपने गठबंधन का नाम बदलना पड़ा। अच्छा नाम था यूपीए, 10 साल सत्ता में भी रह लिए थे, क्या प्रॉब्लम था भाई? नाम क्यों बदला? आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, देश की जनता को सदन के माध्यम से बताना, इतने सारे घोटाले टोटल लगाया तो 12 लाख करोड़ के बाद मैंने टोटल छोड़ दिया। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार यूपीए के नाम पर चढ़े हैं, कैसे जाए बाजार में? अब जो कंपनी दिवालिया हो जाती है या साख खराब हो जाती है इसकी, तो वो नाम बदल दे, बोर्ड बदल दे। इन्होंने भी नाम बदल दिया मान्यवर बोफोर्स, एक मिनट भाई, बोफोर्स घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। 2G स्पेक्ट्रम किसने किया? यूपीए ने। सत्यम घोटाला किसने किया? यूपीए। कॉमनवेल्थ घोटाला किसने किया? यूपीए ने। कोयला घोटाला किसने किया? यूपीए ने। टाटा ट्रक घोटाला किसने किया? यूपीए ने। वोट के बदले नोट का घोटाला किसने किया? यूपीए। आदर्श घोटाला किसने किया? यूपीए ने। नेशनल हेराल्ड का घोटाला किसने किया? यूपीए। वाड्रा का डीएलएफ घोटाला किसने किया? यूपीए ने। चारा घोटाला किसने किया? खाद्य सुरक्षा बिल का घोटाला किसने किया? गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड घोटाला किसने किया? हर्षद मेहता शेयर बाजार का घोटाला किसने किया? हसन अली का हवाला घोटाला किसने किया? आईपीएल का घोटाला किसने किया? LIC हाउसिंग का घोटाला किसने किया? मधु कोड़ा घोटाला किसने किया? फायर प्रॉन सबमरीन घोटाला किसने किया? और कांग्रेस अध्यक्ष की यात्रा का भी घोटाला किसने किया? अब साहब इनके पास नाम बदलने के अलावे कोई रास्ता नहीं रहा है। मैं आपको बताता हूं, हमें कोई नाम बदलने की जरूरत नहीं है कि 9 साल में और अटल जी के 6 साल में हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे सर झुकाना चाह पड़े, सीना तान कर मैदान में जाएंगे। मान्यवर, एनडीए ने स्थिरता दी, 10 साल तक स्थिरता दी है। 30 साल से कांग्रेस ने 30 साल तक कोई सरकारों को चलने नहीं दिया। चंद्रशेखर जी को सबसे पहले, चरण सिंह जी को समर्थन दिया सरकार, फिर चंद्रशेखर को समर्थन दिया सरकार, देवगौड़ा को समर्थन दिया सरकार। इनकी फितरत मान्यवर अस्थिरता है। मोदी जी ने, एनडीए ने, भाजपा ने
देश को स्थिर शासन दिया है, इसलिए देश विकास है। मान्यवर मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव में देश के बच्चे में मान्यवर देशभक्ति का संस्कार सिंचित करने का काम। मान्यवर आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में मोदी जी ने देश के एक एक जन के मन में देश के प्रति सम्मान और सुनहरे भविष्य की आशा को निर्मित करने का काम। मान्यवर शताब्दी के लक्ष्य तय किए हैं मोदी जी ने, शताब्दी के लक्ष्य तय किए हैं और आजादी का अमृत महोत्सव समाप्त होते ही 15 अगस्त को अमृत काल शुरू होगा। 25 वर्ष के अंदर हर क्षेत्र में भारत को विश्व में नंबर 1 बनाने का लक्ष्य मिलते हैं। और मैं इनको कहना चाहता हूं, आपको अविश्वास है, जनता को विश्वास है। इसलिए आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में भी अगर आप जनता के बीच में जनता के मुद्दों को लेकर नहीं जाएंगे, ऐसे गलत मुद्दे लेकर जाएंगे तो वहीं बैठना पड़ेगा, आपको कितना भी बुरा लगे। मान्यवर, मैं आज इस सदन के अविश्वास की प्रस्ताव की चर्चा के माध्यम से देश की जनता को करबद्ध विनती करना चाहता हूं कि देश को आगे ले जाना है। भारत को ऐसे मोड़ में लाकर मोदी जी ने खड़ा किया है, इसको कोई रोक नहीं सकता। आज़ादी के अमृत वर्ष में हम सब ने शताब्दी में भारत कैसा होगा इसका संकल्प लिया है। संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करने के ये 25 साल है। एक 5 साल मोदी को दे दीजिए, आने वाले दिनों में भारत विश्व के सब क्षेत्रों में 1 नंबर का देश बनेगा। अंत में मान्यवर, मैं फिर से मणिपुर में दोनों जूथों को, दोनों कम्युनिटी को करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया हिंसा छोड़ दीजिए, भारत सरकार के साथ चर्चा में आइए, अकेले चर्चा करते ही इसकी जगह साथ चर्चा करिए, रास्ता निकालिए और फिर से हम खुशहाल मणिपुर जल्द से जल्द बनाइए, यही मेरी अभ्यर्थना है।